प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 5 देशों की विदेश यात्रा 2 से 9 जुलाई 2025 तक होने जा रही है। भारत घाना में एक वैक्सीन हब स्थापित करेगा, जिससे वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई को घाना का दौरा करेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वे घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा से मिलेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और 15,000 भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा वैक्सीन उत्पादन, कृषि, रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई अब नामीबिया में भी लागू होगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नामीबिया के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ है। पीएम मोदी 9 जुलाई को नामीबिया पहुंचेंगे। यह 27 वर्षों में पहली प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा होगी। वे राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नदैतवाह से मिलेंगे और संसद को संबोधित करेंगे। अन्य और भी एजेंडे हैं, जैसे कि आईटी केंद्र की स्थापना, रक्षा सहयोग, मिनरल व्यापार और डॉक्टर सैम नुजोमा जो कि पहले राष्ट्रपति थे, उनको श्रद्धांजलि देना। नरेंद्र मोदी फिर 3 से 4 जुलाई को ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचेंगे। अर्जेंटीना 4 से 5 जुलाई और ब्राजील 5 से 8 जुलाई, जहां पे वो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करना, डिजिटल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाना, आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी से मिलने आए जाट रेजिमेंट के एक फौजी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक का नाम मेघ श्याम है। उसने मरने से पहले अपने बड़े भाई को कॉल करके बताया कि पत्नी व साथियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर दे दिया है, अब वह नहीं बचेगा। पुलिस घटना की सूचना पाकर मेघ श्याम के पास पहुंची तो डायल 112 की गाड़ी से उसे टपल सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिसावा थाना इलाके के गांव दमुआ निवासी पिंकी की शादी 7 साल पहले टपल के गांव मथना कीलपुर निवासी मेघश्याम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और पिंकी ने अपने पति व ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों अलग अलग रहने लगे। अभी तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मृतक मेघश्याम के बड़े भाई गौरी शंकर का कहना है कि कल छोटा भाई अपनी पत्नी से मिलने से गांव नगला बिजना गया था, जहां उसकी पत्नी कॉस्मेटिक्स की एक दुकान चलाती है। हालांकि हफ्ते में 6 दिन वह किसी कंपनी में काम करती है। रविवार को छुट्टी वाले दिन ही दुकान पर आती है। बीते रविवार की शाम को जब पति मेघश्याम उसकी दुकान पर पहुंचा तो पत्नी ने बवाल काट दिया। उसने शोर मचाते हुए दुकान का शटर गिरा दिया और पुलिस को सूचना दे दी। इस बीच मेघश्याम वहां से गांव जलालपुर पहुंच गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी टपल में भर्ती कराया गया। सीएचसी में उसने अपने पत्नी पर कोल्ड ड्रिंक्स में जहर देने का आरोप लगाया। इसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। तेजप्रताप यादव सोमवार सुबह अनुष्का यादव के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और कई घंटों तक वहां मौजूद रहे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब तेजप्रताप यादव उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। से आज की मुलाकात को लेकर तेजप्रताप ने कहा कि मैं सबसे मिलते जुलते रहता हूँ। अनुष्का के घर से निकलते वक्त तेजप्रताप ने मीडिया से कहा, मेरा यहाँ से पारिवारिक रिश्ता है, मुझे आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अनुष्का को अपने साथ घर ले जाने के सवाल पर तेजप्रताप ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तेजप्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। रविवार को एक टीवी चैनल में बातचीत में तेजप्रताप ने अपने प्यार को कबूल किया। उन्होंने कहा कि अनुष्का के साथ फोटो मैंने ही पोस्ट की थी, मैंने उनसे प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। गौरतलब है कि तेजप्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और मामला तलाक तक पहुंच गया। यह केस अभी अदालत में लंबित है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। 25 जून को कोलकाता के कस्बा स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक महिला लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक चौथा आरोपी भी सबूतों के आधार पर पकड़ा गया। पीड़िता और आरोपियों का मेडिको लीगल परीक्षण पूरा किया गया था। फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच की। फिर सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी जांच की निगरानी कर रही थी। कोलकाता पुलिस का बयान था कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिले और पीड़िता को जल्द न्याय मिले। बीजेपी के सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव देव और मनन कुमार की एक टीम कोलकाता पहुंची। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर जनता का दबाव बढ़ रहा है, खासकर क्योंकि हाल में ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी रेप की घटना हुई थी। पीड़िता के वकील अरिंदम कंजीलाल के अनुसार एफआईआर के तहत मामला गैंग रेप की श्रेणी में आता है। दोषियों को 20 साल से अधिक या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा कि कोलकाता पुलिस सक्षम है। यह मामला शैक्षणिक
संस्थानों में सुरक्षा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई को व्यापक रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। झारखंड के लोहरदगा में एक नाबालिग लड़के ने पहले नाबालिग लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हत्या के कुछ देर बाद वह जंगल में गया और पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। दोनों स्कूली छात्र छात्राएं थे। उनके बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। सिगाची फार्मा नामक एक रासायनिक निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय करीब 150 कर्मचारी ड्यूटी पर थे, जिनमें से 90 कर्मचारी ब्लास्ट एरिया में कार्यरत थे। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 शव घटनास्थल पर मिल चुके हैं। 2 लोगों की इलाज के दौरान चंदानगर में मौत हुई। 26 कर्मचारी घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही 11 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीएफ और अन्य बचाव दल मौके पर तैनात हैं। राहत कार्य तेजी से जारी है। प्रदेश के कोमिला जिले में बलात्कार की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने सबको झकझोर दिया है। सिर्फ 35,000 टका की उधारी के लिए एक हिंदू महिला को पहले निर्वस्त्र किया गया, फिर उसके साथ बलात्कार करते हुए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। आरोपी फजर अली एक कथित स्थानीय नेता है, जो खुद को खालिदा जिया की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़ा बताता है। जानी मानी अर्थशास्त्री और नीति शोधकर्ता राधिका पांडे का निधन 46 साल की उम्र में हो गया। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP नई दिल्ली में एसोसिएटेड प्रोफेसर थी। उनका निधन नई दिल्ली स्थित ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस में आपातकालीन लिवर ट्रांसप्लांट के दौरान हुई जटिलताओं के कारण हुआ। राधिका को एक आपातकालीन लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ी थी। ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद की जटिलताओं, ब्लीडिंग, संक्रमण, अंग अस्वीकृति आदि ने उनकी हालत को बिगाड़ दिया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनका जीवन नहीं बच पाया। राधिका पांडे 2 दशक से अधिक समय तक आर्थिक नीतियों, माइक्रो इकोनॉमिक्स और वित्तीय क्षेत्र पर शोध करती रहीं। उन्होंने सरकारी समितियों में भाग लिया, प्रभावशाली रिसर्च पेपर लिखे और जनता को अर्थव्यवस्था समझाने में अहम भूमिका निभाई। वे लेखिका, प्रवक्ता और मेंटर के रूप में भी अत्यंत सक्रिय थी। लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है, खासकर जब तक वह आपातकालीन स्थिति में किया जाए। जटिलताएं जैसे कि संक्रमण, अंग अस्वीकृति, रक्तस्राव और गंभीर दवाओं के प्रभाव मृत्यु का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जल्द जांच और समय पर इलाज से ऐसी जटिलताओं से बचा जा सकता है। राधिका पांडे ने भारतीय आर्थिक नीति को प्रभावित किया था और कई युवाओं को प्रेरित किया। उनकी मृत्यु से शैक्षणिक, नीति निर्माण और मीडिया जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। राधिका पांडे का असमय निधन लिवर स्वास्थ्य और ट्रांसप्लांट जटिलताओं की गंभीरता को उजागर करता है। यह हम सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त संदेश है। अभिनेत्री कृति सैनन ने हाल ही में अपने जून महीने की तस्वीरें फोटो डंप सोशल मीडिया पर साझा की हैं। तस्वीरों में वह अपने परिवार, दोस्तों, टीम और पालतू कुत्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में वह अपनी बहन नुपुर सैनन के साथ मजेदार चेहरे बनाती दिखती हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, खुशहाल लोगों, प्यार और सेल्फ लव के साथ जून लगभग खत्म, बर्थडे मंथ शुरू होने वाला है। कृति सैनन जल्द ही फिल्म तेरे इश्क में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ धनुष मुख्य भूमिका में हैं। उन्होंने आईफा 2025 अवार्ड्स फंक्शन में कहा, यह एक खूबसूरत फिल्म है जो मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है और आनंद राय सर उन्हें बहुत खास तरीके से बनाते हैं। यह फिल्म आनंद L राय द्वारा निर्देशित है और इसे रंजना की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर अनाउंस किया गया था। कृति का जुलाई महीना उनके लिए खास है और फैंस को भी उनके बर्थडे और फिल्म दोनों का बेसब्री से इंतजार है। सरजमीन फिल्म की पृष्ठभूमि कश्मीर है। पृथ्वीराज सुकुमारन विजय मेनन की भूमिका निभा रहे हैं, एक ईमानदार और त्यागी सेना अधिकारी। काजोल मीरा बनी है, एक सशक्त पत्नी और माँ जो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए संघर्ष करती है। इब्राहिम अली खान हरमन के रूप में नजर आएंगे, एक ऐसा युवा जो अतीत की काली परछाइयों और सच्चाइयों के बीच फंसा है। निर्देशक कायोजे ईरानी के बयान के अनुसार यह मेरी पहली फिल्म है और मेरे दिल के बेहद करीब है। फिल्म भावनात्मक रूप से उतनी ही तीव्र है जितनी युद्धभूमि पर लड़ी जा रही लड़ाई। करण जौहर का कहना है, सरजमीन एक भावनात्मक थ्रिलर है। यह कर्तव्य, परिवार और मूल्यों की परीक्षा की कहानी है। यह आज के दौर की सच्चाई को दिल से दिखाती है। सरजमीन केवल एक युद्ध थ्रिलर नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों की एक गहराई भरी कहानी है। इब्राहिम की यह दूसरी फिल्म है और यह उनके करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।